कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। अनिका और मोनिका आपस में बात कर रही थी कि तभी क्लास में प्रोफेसर आते हैं। थोड़ी देर में अनिका की क्लास ही स्टार्ट हो जाती है। प्रोफेसर के चले जाने के बाद मोनिका के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। मोनिका अपना मोबाइल चालू करके उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करती है तो वो देखती है कि तनु ने उसे अर्जेंट में बुलाया है। ये देखकर वो अपनी जगह से खड़ी होती है और अनिका की तरफ देखकर कहती है, मुझे कुछ काम है तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो तुम मुझे नोटिस बाद में दे दियो। इतना कहकर वो अपनी बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अनिका मोनिका पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और अपना काम करने लगती है। अनिका पूरे दिन अपनी क्लास अटेंड करती है और क्लास अटेंड करने के बाद वो कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद अपनी कॉलेज से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक जानी पहचानी सी खुशबू आती है और ये खुशबू खाने की होती है। खाने की खुशबू आते ही अनिका के मुंह में पानी आ जाता है और वो मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं इस खुशबू को पहले से जानती हूँ, जैसे कि मैं ये खाना पहले भी खा चुकी हूँ। इन्हीं सब ख्यालों में वो होती है कि तभी उसकी नज़र एक इंसान पर जाकर रुक जाती है। अनिका अपने सामने छोले भटूरे को देखकर उसके मुंह से पानी आने लगता है और वो तुरंत वहाँ पर भाग कर जाती है और छोले भटूरे वाले अंकल की तरफ देखकर मासूमियत के साथ कहती है, अंकल जल्दी से मेरे लिए एक प्लेट छोले भटूरे लगा दो। अनिका के सामने एक फूड ट्रक था, उसके अंदर एक आदमी अपना काम कर रहा था। अनिका के आ जाने पर वो अनिका का ऑर्डर ले लेता है। अनिका मुस्कुराकर छोले भटूरे की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ मोनिका तनु का मैसेज आ जाने पर सीधे कॉलेज से हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचकर वो वहां से तनु के केबिन में आती है। तनु के केबिन में पहुंचकर, तनु दी आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, इतना कहकर मोनिका एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तनु अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैंने तुम्हें अर्जेंट में बुलाना पड़ा। मोनिका तनु की तरफ देखकर पूछती है, आपको कुछ पता चला है क्या, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई हो और आज से पहले मैंने आपको इतना घबराया हुआ परेशान कभी नहीं देखा था। हाँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले मयंक का फ़ोन आया था। मयंक ने मुझे बताया कि 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसने अनिका के नाना का हाथ था। इतना कहकर तनु मोनिका की तरफ देखती है। मोनिका अपनी जगह पर खड़ी होकर कहती है, मुझे पहले से ही पता था वही लोग हो सकते हैं। तनु दी आपने क्या फ़ैसला किया, थोड़ी देर रुक कर मोनिका पूछती है। मैंने फैसला किया है कि हमने जैसा वादा किया था हम वैसे ही अनिका को ज़िंदगी देंगे। यानी कि अब मैं नहीं चाहती कि अनिका वापस से उस घर में जाए। तो मैंने फैसला किया है अनिका से हम उसकी सच्चाई छुपाएंगे और जो चल रहा है उसे चलने देंगे। जब तक अनिका को सब कुछ याद खुद ही नहीं आ जाता तब तक हमें आधी अधूरी सच्चाई बताकर उसे परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दीदी, आपने जो फैसला लिया है वही सही होगा, मोनिका ने एक मुस्कान के साथ कहा। फिर थोड़ी देर मोनिका रुककर कहती है, आपको पता है आज क्लास में मैंने मीनाक्षी का चेहरा देखा। इतना कहकर वो सुबह हुई सारी घटना एक एक करके मोनिका तनु को बता देती है। तनु वो सारी बातें सुनकर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें अब तक समझ में नहीं आया कि मीनाक्षी का वो हाल किसने किया। मोनिका ना में सिर हिला देती है। तनु हंसते हुए कहती है, आर्यन ने। ये सुनकर मोनिका एक पल को सोचती है, फिर उसे याद आता है कि उस दिन आर्यन मल्होत्रा भी वहाँ पर मौजूद था। फिर उसे सब कुछ समझ आ जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहती है, हस्बैंड हो तो ऐसा कि बीबी पर एक खरोच तक बर्दाश्त ना कर सके। फिर मजाक करते हुए मोनिका कहती है, मुझे भी कोई ऐसा ज़िंदगी में मिल जाए जो मुझे भी हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करे। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। ये बात सुनकर तनु एक पल को शांत हो जाती है और मोनिका की तरफ देखकर कहती है, सच में तुम्हें कोई इंसान की ज़रूरत है। ये सुनकर मुस्कुरा रही मोनिका शांत हो जाती है और तनु की तरफ देखकर उदास होकर कहती है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे तनु की आवाज़ सुनाई देती है। मोनिका अपनी जगह पर रुक जाती है और पीछे मुड़कर तनु की तरफ देखकर कहती है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तनु अपनी ड्रॉर से एक लिफाफा निकालकर मोनिका की तरफ बढ़ा देती है और कहती है,
इसमें उसकी फ़ोटो है। अगर तब भी तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं है तो तुम इस फ़ोटो को यहीं पर छोड़ दो। मोनिका तनु के मुंह से ये सुनकर तुरंत उस लिफाफे को ले लेती है और कहती है, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। तनु मुस्कुराकर देखकर कहती है, मुझे पता है तुम आज भी उससे प्यार करती हो और शायद तुम पूरी ज़िंदगी उससे प्यार करती रहोगी। मोनिका हॉस्पिटल के बाहर आकर उस लिफाफे की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन वो अपनी मुस्कान को छुपाकर चुपचाप से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठ जाने के बाद वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल से दूर चली जाती है। दूसरी तरफ अनिका पेट भरकर छोले भटूरे खाती है कि तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फूड ट्रक में बैठा इंसान तुरंत उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने आसपास देखता है। वो देखता है कि वहाँ से सारे स्टूडेंट जा चुके हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अनिका को फूड ट्रक के अंदर ले जाकर एक जगह बंद कर देता है। अनिका को एक जगह बंद कर देने के बाद वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करके कहता है, आपका काम हो गया, पेमेंट भिजवा देना। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज़ आती है, ठीक है, और तुमसे जितना कहा गया है तुम उतना ही करना। मुझे वो लड़की जिंदा नहीं चाहिए। तुम उसके साथ कुछ भी करो, लेकिन मुझ तक उसकी मौत की खबर आ जानी चाहिए। फूड ट्रक वाला वो आदमी बोला, ठीक है, आपने जैसा कहा है आपका काम हो जाएगा। आपको इस लड़की की डेड बॉडी ही मिलेगी। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। अपनी गाड़ी में आकर वो अनिका को एक नज़र देखता है कि अनिका कितनी ज़्यादा सुंदर है। एक पल को तो वो आदमी अनिका की खूबसूरती में खो ही जाता है, लेकिन कुछ सोचकर वो अनिका के आसपास कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अनिका के हाथ में पकड़े मोबाइल पर जाती है। वो उस मोबाइल को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है। मोबाइल फेंक देने के बाद वो अपनी ड्राइविंग सीट पर जाकर गाड़ी को स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर में वो कॉलेज से चला जाता है। फूड ट्रक के जाने के बाद तुरंत आर्यन मल्होत्रा की गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर खड़ी होती है। वो देखता है कि वो थोड़ा लेट हो गया है। ये देखकर वो अनिका का इंतज़ार करने लगता है। काफ़ी समय तक इंतज़ार करने के बाद वो देखता है कि अनिका अभी तक नहीं आ रही है। ये देखकर उसे अनिका की चिंता होने लगती है। आर्यन अपनी गाड़ी से उतरकर कॉलेज के अंदर जाता है तो वो देखता है कि कॉलेज पूरी तरह से खाली हो चुका है। ये देखकर वो प्रिंसिपल रूम की तरफ जाता है। प्रिंसिपल रूम के अंदर पहुंचकर वो देखता है कि प्रिंसिपल वहां से जाने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर आर्यन अपनी जगह पर रुक जाता है। प्रिंसिपल देखता है कि छुट्टी का समय हो गया है तो वो अपना सारा सामान पैक करके जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी नज़र आर्यन मल्होत्रा के गुस्से भरी नज़रों से जा मिलती है। नज़रें मिलते ही प्रिंसिपल के दिल में एक दहशत सी पैदा हो जाती है। प्रिंसिपल आर्यन की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, आप अचानक से यहाँ पर? अगर आपको ज़रूरत थी तो आप मुझे बुला लेते, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता। आपको यहाँ पर आने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। इतना कहकर प्रिंसिपल अपने माथे पर आ गए पसीने को पोंछता है। आर्यन मल्होत्रा बिना बात घुमाए बोलता है, सीसीटीवी फुटेज। प्रिंसिपल को समझ नहीं आता कि सीसीटीवी फुटेज आर्यन मल्होत्रा को इसकी क्या ज़रूरत है। आर्यन गुस्से से कहता है, सुनाई नहीं दिया? प्रिंसिपल तुरंत अपने लैपटॉप के पास जाता है और घबराया हुआ जल्दी से अपने लैपटॉप को चालू करता है और आर्यन मल्होत्रा की तरफ आगे कर देता है। आर्यन मल्होत्रा उस सीसीटीवी फुटेज की तरफ देखता है कि अनिका एक फूड ट्रक के पास जाकर छोले भटूरे खा रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है कि ये लड़की खाने के पीछे कितना भागती है। वो ये भी नहीं देखती कि खाना किसी क्वालिटी का है, लेकिन तभी वो देखता है कि अनिका बेहोश हो गई और फूड ट्रक वाला अनिका को किडनैप करके ले गया। ये सीसीटीवी फुटेज देखकर आर्यन मल्होत्रा के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो गुस्से में लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया। प्रिंसिपल लैपटॉप को चकनाचूर होते हुए देखता रहा, लेकिन आर्यन मल्होत्रा के सामने उसने चू तक करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने ये देख लिया था कि उसके कॉलेज के बाहर से अनिका किडनैप हो गई है और अब अगर प्रिंसिपल ने कुछ बोलने की कोशिश की तो आर्यन मल्होत्रा का गुस्सा उसी पर निकल जाएगा। इसलिए वो चुपचाप से शांत अपनी जगह पर खड़े रहता है। आर्यन मल्होत्रा गुस्से में प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहता है, आपकी स्कूल की सिक्योरिटी कहाँ पर है? अनिका किडनैप हो गई है और आपको कुछ पता ही नहीं चला?
प्रिंसिपल चुपचाप से खड़े रहता है क्योंकि उसे पता है इसमें उसकी गलती है। प्रिंसिपल को कुछ जवाब नहीं देता देख आर्यन गुस्से से कहता है, अगर मेरी अनिका को कुछ भी हुआ ना तो तुम और तुम्हारा ये कॉलेज में जला कर राख कर दूंगा। आर्यन गुस्से से प्रिंसिपल रूम से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मोनिका जो हॉस्पिटल में जा रही थी उसने देखा कि आर्यन मल्होत्रा गुस्से में आ रहा है। ये देखकर वो उसकी गाड़ी के पीछे जा ही रही थी कि तब तक गाड़ी वहाँ से दूर जा चुकी थी। ये देखकर उसे कुछ शक होता है तो वो कॉलेज के अंदर जाती है। कॉलेज के अंदर पहुंचकर वो प्रिंसिपल को घबराया हुआ अपने प्रिंसिपल रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। ये देखकर मोनिका प्रिंसिपल के पास जाकर कहती है, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? प्रिंसिपल मोनिका की तरफ देखकर कहता है, किसी ने अनिका को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर मोनिका हैरान रह जाती है और प्रिंसिपल की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, सुबह तक तो वो मेरे साथ ही थी और अचानक से। प्रिंसिपल मोनिका को सारी बात एक्सप्लेन करता है। ये सुनकर मोनिका एक पल को घबरा जाती है और प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहती है, आप मुझे वो सीसीटीवी फुटेज जल्दी से मेल कर दीजिए। इतना कहकर वो कॉलेज से बाहर आकर अपने फ़ोन से तनु को फ़ोन करती है। तनु फ़ोन उठा लेती है और कहती है, क्या हुआ मोनिका? मोनिका घबराई हुई आवाज़ में कहती है, अनिका किडनैप हो गई है तनु दी। इतना कहकर भी वो सब कुछ बताती है जो उसे प्रिंसिपल ने बताया था। फ़ोन पर तनु ये बात सुनकर गुस्से में कहती है, अचानक किसने अनिका को किडनैप कर लिया? तुम परेशान मत हो, तुम जल्दी से मुझे कॉलेज के मेन गेट का सीसीटीवी फुटेज भेज दो। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। मोनिका अपने मोबाइल पर उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर तुरंत तनु को वो मेल कर देती है और अपनी गाड़ी में बैठकर कॉलेज से चली जाती है। तनु अपना मोबाइल रखकर अपनी जगह से खड़ी होकर मयंक को फ़ोन करती है। कुछ देर घंटी जाती है लेकिन फ़ोन कोई नहीं उठाता। तनु गुस्से से कहती है, ऐन मौके पर जब सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है तब तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा अपनी गाड़ी से उतरकर घर में जाकर अपने स्टडी रूम में अपने लैपटॉप से कुछ करने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से खड़े होकर स्टडी रूम से बाहर आकर अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करता है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आती है, जी बॉस कहिए। आर्यन मल्होत्रा बोला, मैंने तुम्हें सीसीटीवी फुटेज भेजी है, उसमें जो फूड ट्रक है मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए और 5 मिनट के अंदर। इतना कहकर वो गुस्से में फ़ोन काट देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बंद कमरे के अंदर अनिका के हाथ बंधे हुए थे। वो एक ऐसे कमरे में बंद थे जहाँ पर चारों तरफ से सिर्फ अंधेरा था, वहाँ पर रोशनी का कोई साधन नहीं था। अनिका धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है, उसे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था लेकिन थोड़ी देर बाद अनिका को साफ साफ दिखाई देने लगता है और वो अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ का माहौल देखती है तो वो देखती है कि वो एक बंद कमरे में है और उसके चारों तरफ अंधेरा है। अंधेरा देखकर एक पल को उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसे डर सा लगने लग जाता है। अनिका अपनी जगह पर बैठते हुए अपने हाथ को बंधा हुआ देख पाती है और उसके पाँव को भी बांधा हुआ था। ये देखकर वो सोचने लगती है कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची। फिर अनिका को याद आता है कि वो तो फूड ट्रक पर छोले भटूरे खा रही थी और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँच गई। अनिका को ये सब याद आते ही अनिका अपने आप से कहती है, आज के बाद मैं कभी छोले भटूरे नहीं खाऊंगी। छोले भटूरे तो क्या, मैं कुछ भी बाहर का नहीं खाऊंगी। मैं यहाँ पर पहुँची कैसे? मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है? मुझे यहाँ से बाहर जाना है और यहाँ पर कितना ज़्यादा अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अनिका परेशान होकर अपने चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता है और अनिका का दिल बैठा जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अनिका घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है तो उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। एक 16 साल की बच्ची ऐसे ही बंद कमरे में थी और वो चिल्ला रही थी कि मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अनिका ये सब देखकर अपनी आंखें खोलती है और मैं अपने चारों तरफ किसी को ना देखकर घबरा जाती है। घबराहट की वजह से उसके माथे से पसीना आने लगता है। अनिका इस समय किसी ऐसे बच्चे की तरह लग रही थी मानो कि जैसे उसका डर उसके सामने आ गया हो और वो उस डर को अपने आप से अलग नहीं कर पा रही हो। अनिका अपने आप को संभालते हुए कहती है, अनिका तू एकदम ठीक है, वैसे एक सपना था, सिर्फ एक सपना, ये सब कुछ सच नहीं था।
अनिका के कानों में तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मम्मी की ये हालत हुई है और तुम इन सब की जिम्मेदार हो। अनिका इन आवाज़ों को सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है और वो चिल्लाकर कहती है, मुझे इस कमरे से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहाँ पर कितना अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, कोई सुन रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अनिका की इस समय हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। उसका चेहरा पसीने से बहुत बुरी तरह भीग चुका था। वो बस किसी भी हाल में इस जगह से निकलना चाहती थी। अनिका बस चिल्ला रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उस रूम में वही फूड वाला आदमी अंदर आता है। उस आदमी के दरवाज़ा खोलने पर उस रूम में सूरज की रोशनी आती है। वो रोशनी अनिका के घबराए हुए चेहरे पर पड़ती है। अनिका उस रोशनी को देखकर अपने आंसू भरी आंखों से उस आदमी की तरफ देखकर कहती है, मैं उन सब की जिम्मेदार नहीं हूँ, वो सब मेरी वजह से नहीं हुआ। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका क्या बोल रही है, लेकिन उसे इतना पता था कि इस लड़की को इस शहर से दूर ले जाकर जान से मार देना है। लेकिन वो अनिका को इस तरह घबराई हुई हालत में देखकर उसे भी उस पर थोड़ा तरस आ जाता है। लेकिन तब तक उसे याद आता है कि उसने इन सब कामों के लिए पैसे ले रखे हैं, उसे अपना काम करना होगा। अनिका घबराई हुई आवाज़ में बस इतना कहती है, उसने सबको मार दिया था, वो झूठी है, मैं इन सब की जिम्मेदार नहीं हूँ। वो आदमी अनिका की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने डंडे से उसके सर पर मार दिया जाता है। वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। पीछे से मारने वाली और कोई नहीं, तनु थी। तनु अनिका की ये हालत देखकर तुरंत उसके पास भागते हुए जाती है और उसे गले से लगाकर कहती है, अनिका सब कुछ ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, सब कुछ ठीक है, देखो रोशनी है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी तनु दी आ गई हैं, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हारी दीदी हैं तुम्हारे पास, अपने दिमाग की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। अनिका घबराई हुई तनु को गले लगाकर कहती है, उसने सबको मार दिया था, उसने कहा था कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं नहीं होती तो ये सब नहीं होता, वो सब मेरी वजह से हुआ है। तनु बोली, अनिका तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, तुम एक अच्छी बच्ची हो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, अगर तुम्हारी वजह से हुआ होता तो तुम्हारी तनु दी तुम्हारे पास होती नहीं, मैं तुमसे दूर होती, लेकिन तुम्हारी तनु दी तुम्हारे साथ है तो तुम उन सब की जिम्मेदार कैसे हो सकती हो। और वैसे भी मेरी अनिका कभी किसी चीज़ की जिम्मेदार नहीं है, वो सिर्फ एक इंसिडेंट था। इतना कहकर तनु अनिका के हाथ की रस्सी खोलने लगती है और उसके पाँव की रस्सी भी खोलती है। अनिका अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, वो तो मेरी वजह से हुआ था, उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी बात मान जाती तो सब कुछ ठीक होता, वो औरत बहुत बुरी है तनु दी, मुझे उस औरत से नफरत है। अनिका का आपा खोता देख तनु अपनी जगह से खड़ी होकर उसके पास एक दवाई निकाल कर अनिका की तरफ बढ़ा देती है और कहती है, इसे खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनिका ना में सिर हिला देती है और कहती है, आप दुनिया की सबसे अच्छी दीदी हैं। तनु बोली, ठीक है मैं अच्छी हूँ, पहले तुम इस दवाई को खा लो, अगर तुमने इस दवाई को नहीं खाया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अनिका ना में सिर हिला देती है और उस दवाई को चुपचाप से खा लेती है और कहती है, आप मुझे छोड़कर मत जाना। इतना कहकर वो किसी छोटे बच्चे की तरह तनु को गले लगा लेती है। थोड़ी देर में अनिका तनु के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। तनु मयंक को फ़ोन कर रही थी, तब मयंक ने फ़ोन उठाया था तो तनु ने उसे सब कुछ बताया तो मयंक ने तनु को अनिका की लोकेशन भेज दी। अनिका ने जो वॉच अपने हाथ में पहनी थी उसमें ट्रैकर डिवाइस लगा हुआ था, जिसकी वजह से अनिका अगर कहीं भी जाती है तो अनिका की लोकेशन कहीं से भी ट्रैक किया जा सकता है। तनु उस लोकेशन को देखकर उस जगह के लिए निकल जाती है और जब वो वहाँ पर आकर देखती है तो वो वही फूड ट्रक देखती है जिसमें अनिका किडनैप हुई थी। ये देखकर वो समझ जाती है कि अनिका यहीं पर है, इसलिए वो अनिका को ढूंढने ढूंढते इस कमरे तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वो फूड वाला आदमी अनिका की तरफ बढ़ रहा है। तो तनु अपने आसपास किसी चीज़ को ढूंढने लगती है, तभी उसे एक डंडा मिलता है जिसे उठाकर वो उस आदमी के सर पर मार देती है। उस आदमी के बेहोश होते ही तनु देखती है कि अनिका की इतनी बुरी कंडीशन हो रखी है। अनिका की कंडीशन देखकर वो समझ जाती है कि उसे बंद कमरे में रखा गया था, इसलिए वो तुरंत उसके पास दौड़ कर आती है।
तनु अनिका को संभाल कर उस जगह से बाहर आ जाती है और अनिका को आराम से गाड़ी की पैसेंजर सीट पर बैठा देती है और उसकी सीट बेल्ट बांध कर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाती है। अनिका बेहोश हो जाती है और वो नींद में कह रही थी, आर्यन माई चॉकलेट बॉय, तुम मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हो कि नहीं। शायद अनिका बेहोशी में कोई सपना देख रही थी जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। तनु अपनी सीट बेल्ट बांधकर अनिका के बोले गए शब्दों को सुनती है और वो समझ जाती है कि आर्यन ही वो चॉकलेट बॉय है। ये सुनकर तनु के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और कहती है, तुम्हारे चॉकलेट बॉय ने तुम्हें ढूंढ लिया। इतना कहकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है और उस जगह से काफ़ी दूर आ जाती है। दूसरी तरफ आर्यन मल्होत्रा अपने कॉन्टैक्ट की सहायता से ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे अनिका के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। वो गुस्से में अपने घर का सामान उठाकर फेंक रहा था। पास में खड़ा दक्ष आर्यन मल्होत्रा के गुस्से को चुपचाप से खड़ा देख रहा था कि तभी उसे बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। दक्ष दरवाजे की तरफ देखता है तो देखता है कि तनु अनिका को उठाकर घर में ला रही है। अनिका बेहोश है। तनु कुछ सोचकर आज आर्यन के घर की तरफ अपनी गाड़ी कर लेती है और जब वो घर में आती है तो वो देखती है कि आर्यन मल्होत्रा ने लगभग अपने आसपास के सारे सामानों को गुस्से में फेंक रखा है। ये देखकर वो समझ जाती है कि आर्यन मल्होत्रा कुछ ज़्यादा ही अनिका को लेकर चिंतित थे। वो तसल्ली करती है कि उसने सही इंसान को अनिका के लिए चुना है या किस्मत ने अनिका के लिए एक सही इंसान को चुना है। आर्यन दरवाजे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि अनिका ठीक ठाक है। ये देखकर वो एक गहरी सी सांस लेता है। आर्यन अपने आप को संभालते हुए तनु के पास जाता है और अनिका को संभाल कर पकड़ लेता है और उसे ले जाकर सोफे पर लिटा देता है और प्यार भरी नज़रों के साथ अनिका को देखता है। उसकी आंखों में अब एक शांति सी मिल गई थी क्योंकि उसने अब आखिरकार अनिका को देख लिया था। जिन आंखों में कुछ समय पहले गुस्सा दुनिया को खत्म कर देने वाली चमक थी, उन आंखों में अब अनिका के लिए बेपनाह प्यार नजर आ रहा था। अब आर्यन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो एक प्यासे को पानी मिल गया हो और उसे तसल्ली मिल गई है। आर्यन चुपचाप से बेहोश हुई अनिका को देखता है। उसे एक शांति सी मिलती है। पास में खड़ा दक्ष अनिका को ठीक ठाक देखकर एक गहरी लंबी सांस लेता है क्योंकि अब उसका दोस्त शांत हो गया था। अगर अनिका के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता चलता तो आर्यन मल्होत्रा सब कुछ खत्म कर देता। उसने देखा था कि आर्यन मल्होत्रा कितना ज़्यादा परेशान और पैनिक हो रहा था अनिका के कुछ पल गायब होने पर। दक्ष देख रहा था कि आर्यन मल्होत्रा कितने प्यार से अनिका को देख रहा है। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। दक्ष बोला, आर्यन, अनिका ठीक है। आर्यन दक्ष को चुप रहने का इशारा करता है। आर्यन देख रहा था कि अनिका कुछ सोचकर मुस्कुरा रही है। ये देखकर आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो चैन से सांस लेती हुई अनिका को देख रहा था। पास में खड़ी तनु आर्यन की ये हालत देखकर धीरे से कहती है, वो सिर्फ बेहोश है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अभी उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आर्यन तनु के कहे गए शब्दों का कोई जवाब नहीं देता है। आर्यन को ही पता था जब उसने अनिका को किडनैप होते हुए देखा था तब उस पर क्या बीत रही थी। कितना ज़्यादा घबरा गया था वो। उसे एक पल को लग रहा था कि उसने फिर से अनिका को खो दिया। ये ख्याल ही आर्यन को डरा देने के लिए काफ़ी था। तनु आर्यन को कुछ ना बोलता देख चुप हो जाती है। आर्यन अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। आर्यन तनु की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। तनु समझ चुकी थी कि आर्यन को उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता चल गया है जिसकी वजह से आर्यन आज इतना ज़्यादा सीरियस है। इसलिए तनु धीरे से कहती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि अनिका को कभी भी कुछ भी हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि उसे हम दोनों की बातों के बारे में ज़रा भी पता चले। ठीक है कहकर आर्यन अपनी स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। दक्ष तनु की तरफ देखकर कहता है, आप चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर अनिका का ध्यान रखता हूँ। आप जाकर आर्यन से बात कर लीजिए क्योंकि काफ़ी देर से वो परेशान हो रहा था। तनु बिना कुछ बोले वहाँ से आर्यन के पीछे स्टडी रूम में चली जाती है। इस स्टडी रूम के अंदर, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि अनिका को उसके बचपन का कुछ क्यों याद नहीं है? आर्यन ने अपने शब्दों पर कठोरता लाते हुए कहा। पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम वही अनाथ आश्रम वाले आर्यन हो? तनु ने पूछा। हाँ, मैं वही अनाथ आश्रम वाला आर्यन हूँ। आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं।
तो क्या आप मुझे मेरे सवालों के जवाब देंगी? आर्यन ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। तनु ये सब सुनकर एक हल्की सी मुस्कान लाकर चेहरे पर कहती है, अनिका से 3 से 4 बार मिले होंगे, लेकिन तब भी तुमने अनिका के बारे में बिना कुछ जाने शादी कर ली। तुम्हें डर नहीं लगा? अनिका तुम्हें और तुम्हारे खानदान को नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं, लेकिन अगर आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछ ही लिया तो मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि अनिका की आंखों में सच्चाई है और उसकी मासूमियत उसे कभी किसी के साथ बुरा करने की गवाही नहीं दे सकती। और जो लड़की अपने दुश्मन को भी चाहकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़की बुरी होगी? तनु आर्यन की ये बात सुनकर इम्प्रेस हो जाती है। आर्यन अपनी बात को कंटिन्यू करके कहता है, मैंने अनिका से शादी की, इस शादी से खुश नहीं थी, वो मुझसे गुस्सा थी, लेकिन मुझे एक खरोच आने पर उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। ये अनिका की मासूमियत और अच्छे चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि अनिका चाह कर भी किसी का बुरा नहीं कर सकती, सामने वाला कितना भी उसके साथ बुरा कर ले। तुमने बिल्कुल सही कहा आर्यन, मैंने अनिका की परवरिश इस तरह से की है कि उसके अंदर सिर्फ मासूमियत है, उसके अंदर कोई चालाकी नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि उसके अंदर कोई चालाकी हो। कुछ देर रुक कर तनु अपनी बात को कंटिन्यू करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा अनिका को प्रोटेक्ट करके रखो। अभी मैं इसकी वजह तो तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अनिका सिर्फ तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि पिछले कई सालों से सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही है। उसे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन याद ना रख कर भी वो सिर्फ तुम्हें ही याद करती है। आर्यन तनु के मुंह से ये सब सुनकर अपने गुस्से को थोड़ा शांत करके कहता है, मेरी और अनिका की मुलाकात अनाथ आश्रम में हुई थी, ये तो आपको पता होगा, लेकिन मैं अनाथ आश्रम अपने पापा के साथ गया था। मेरी बहन उस समय किडनैप हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे पापा ने मुझे शांत करवाने के लिए अनाथ आश्रम लेकर गए थे, ताकि मैं वहां पर जाकर बच्चों के साथ थोड़ी देर उन बच्चों के बारे में जानूं। इसकी वजह से मेरा ध्यान मेरी बहन की किडनैपिंग से हट जाए। मैं अपने पापा को अच्छे से समझता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप से अपने पापा के साथ वहाँ पर चला गया था। कुछ समय मैं वहाँ पर रुका रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ से जा रहा था, इतना कहकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो खुशी से बताता है, तब मेरी अनिका के साथ पहली मुलाकात हुई थी। अनिका उस समय मात्र 11-12 साल की होगी। मैं उस समय थोड़ा गुस्सैल रहता था, लेकिन अनिका की एक बचकानी हरकतों ने मेरे गुस्से को और भी बढ़ा दिया, और मैंने गुस्से में अनिका को खूब सुना दिया, और तब अनिका की आंखों से आंसू आने लगे और अनिका को रोता हुआ देख मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। उस समय अनिका अपनी आंखों के आंसू को पोंछकर अपनी प्यारी कोमल की आवाज़ में कहती है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर उन बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए आई थी जो बच्चे यहाँ पर अनाथ आश्रम में मौजूद बच्चों को परेशान कर रहे थे। वो बार बार आकर इन छोटे बच्चों को परेशान कर रहे थे और तुमने मुझे बिना मतलब का डांट दिया। उस समय अनिका के चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई थी। वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी, मेरा तो जी कर रहा था बस मैं अनिका को बोलते हुए सुनते जाता। अनिका की आवाज़ सुनने पर मैं अपने सारे दुखों को भूल गया था। अनिका मुझे उस समय मिली थी जब मैं बुरी तरह से टूट चुका था। अनिका की प्यारी बातों ने मुझे संभाला था, मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लेकर आई थी। आर्यन ये सब बताते समय कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा था कि वो अनिका के बारे में बता रहा है और वो अपने बचपन के बारे में बता रहा है। ये मुस्कान तनु से भी छुपी नहीं रही। वो देख रही थी कि अनिका के बारे में बोलते समय आर्यन के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। आर्यन अपनी बात को कंटिन्यू करके कहता है, पहली मुलाकात में तो मैंने उस पर थोड़ा गुस्सा कर दिया था, लेकिन मैंने फिर उससे माफ़ी मांगी थी। वो बेवकूफ़ मेरी एक सॉरी पर उसने मुझे माफ़ भी कर दिया था। अनिका की मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया, और जब तक मैं मुंबई में रुका हुआ था तब तक अनिका से समय रहने पर मिलने चला जाता था। और फिर खुशी से बताते हुए कहता है, तुम्हें पता है अनिका के हाथ पर एक निशान है, उसका मतलब क्या है? अनिका और आर्यन का दोनों के शब्द का पहला अक्षर है। इतना कहकर वो अपने हाथ के बाजू को खोलकर अपने हाथ में बने ये अक्षर को तनु को दिखाकर कहता है, ये अनिका के नाम का पहला अक्षर। तनु मजाकिया लहजे में कहती है, ओह ऐसे तो आर्यन भी होता है। तनु की ये बात सुनकर आर्यन एक पल को रुक जाता है और कुछ सोचकर कहता है,
हाँ होता है, लेकिन मेरी नज़रों में तो ये अनिका के नाम के शब्द का पहला अक्षर है। आर्यन की ये सारी बातें सुनकर तो तनु आर्यन से लगातार इम्प्रेस हो रही थी। तनु को समझ आ गया था कि उसने अनिका के लिए जो फैसला लिया है वो फैसला एकदम सही है, और जब तक जान है तब तक अनिका को कुछ भी नहीं होने दे सकता है आर्यन। तनु ने सीरियस होकर कहा, ठीक है, तुमने मुझे अपनी बातों से काफ़ी इम्प्रेस कर लिया है। मेरे पास तो तुम्हारे प्यार को बयां करने के लिए शब्दों की कमी पड़ गई है। कोई इंसान किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? आर्यन सीरियस होकर कहता है, प्यार के सही मायने तो मैंने अनिका से सीखा है, और उस बेवकूफ़ को तो पता भी नहीं है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रही है वो लड़का और कोई नहीं, मैं ही हूँ। तनु आर्यन को थोड़ी देर बातें करते हैं, फिर वो दोनों स्टडी रूम से बाहर आ जाते हैं। तनु आर्यन की तरफ देखकर कहती है, तो तुम अपनी अनिका का ध्यान रखो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। इतना कहकर वो वहाँ से हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। तनु के चले जाने के बाद आर्यन अनिका के पास आकर सोफे पर बैठ जाता है। वो अनिका के सर को अपनी गोद में रख लेता है और अनिका को अच्छे से सहारा देते हुए वो सोफे पर बैठकर अनिका को देखने लगता है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।